जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ये क्लास आर्मी वाले बच्चों के लिए है। जिन विद्यार्थियों का 15 जनवरी को एग्जाम है, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं डेली मैथ्स के क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करता हूं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये आपके एग्जाम में डिट्टो आपको मिलेंगे। तो जो भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है, जिनका एग्जाम 15 जनवरी को है, वो इन वीडियो को जरूर देखे और दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना है। दोस्तों, और एक मैं बात बताऊं, ये जब आप वीडियो देखते हो तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो और एग्जाम तक 4 से 5 बार हर एक क्वेश्चन को करके जाओ। आपको उस टाइप के सवाल मिलेंगे, डिट्टो सवाल भी मिलेंगे, जिनको आपको उत्तर याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, मैं आपको 50 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। जिन प्यारे बच्चों ने वो पिछले वाले सवाल नहीं देखे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उनको जरूर देख लें भाई। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की। दोस्तों, एक शानदार खुशखबरी आप सभी के लिए। दोस्तों, कल यानी कि शनिवार शाम 7 बजे आपके लिए, दोस्तों शनिवार को शाम 7 बजे मैथ के 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास मैं संदीप डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, कल शाम को 7 बजे डागर कॉन्सेप्ट के लाइव प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ना है और जो मैं अभी लिंक क्रिएट कर दूंगा, उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच सके। दोस्तों, आप देखना, वो वीडियो देखने के बाद आपका मैथ का डर कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये सवाल आएंगे तो हम कर देंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कल शाम 7 बजे से, शनिवार शाम 7 बजे से अपनी मैराथन क्लास शुरू होने वाली है। मैथ्स के 100 टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। दोस्तों, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। कल तैयार रहिएगा मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने लाइव सेशन की। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन, वैसे 51 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। सवाल है भाई, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। दोस्तों, सवाल है कि भी 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। दोस्तों, आपने एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। देखो, प्राकृत संख्याओं का योग दोस्तों जब भी हम निकालते हैं, वैसे मैं एक बार लिख देता हूं, जितनी भी संख्या दे रखी होती है वो लिखते हैं, उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं और दोस्तों 2 का भाग लगा देते हैं, तो आपके पास प्राकृत संख्याओं का योग निकल के आ जाता है। मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं घबराना है मैथ से। ध्यान से बस आप वीडियो को देखते जाओ, जो मैं क्वेश्चन कराऊं वो कवर करते जाओ। अभी 1 हफ्ते का टाइम आपके पास है। आपका मैथ्स का डर खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं का जो योग निकालते हैं, जितनी संख्या दे रखी होती है वो लिखते हैं, उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं, 2 का भाग करते हैं। तो भाई 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो दोस्तों n की वैल्यू 100 हो जाएगी। 100 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों 101 बन जाएगा और 2 का भाग कर देंगे, 2 से काट देंगे मेरे भाई, 50 बार में ये कट जाएगा। तो इनकी गुणा कर देंगे तो अपने पास दोस्तों रिजल्ट निकल के आएगा 50-50। अब दोस्तों, मैं आपको 2 सवाल बता देता हूं, आपने इनके उत्तर याद कर लेने हैं। बाकी एक बार ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। दोस्तों, इन दोनों सवालों में से कोई एक सवाल यहां से अगर पेपर में आया तो आपको डिट्टो मिल जाएगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग याद रखना दोस्तों। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग 50-50। दोस्तों, आपको यह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में इस बात को याद रख सकते हो। 50-50 वनडे मैच होते हैं या 50-50 बिस्किट आते हैं, वहां से आप याद कर सकते हो। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है 50-50। दोस्तों, दूसरा आप ये याद रखना कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो 5-5, दोस्तों 55 ध्यान रखना है आपने। देखो, 100 के लिए बीच में 1-1 जीरो लग जाएगी और दोस्तों 10 के लिए 0 हट जाएगी। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55 ध्यान रखना और प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग 50-50 ध्यान रखना। जिक्के की तरह दोस्तों क्वेश्चन को उड़ा के आ जाओगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग दोस्तों 50-50, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी आप इसको ध्यान रख सकते हो भाई, जब भी प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों ये आर्मी के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, पहले ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों ये सवाल लेने के पीछे की कहानी ये है कि मेरे भाई कई बार आपको एग्जाम में ऐसे सवाल मिलेंगे जिनको आप पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि ये आपसे नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाना, ऑप्शन से भी कुछ सवाल सोल्व हो जाते हैं। दोस्तों 15 में से 1-2 सवाल ऐसे होंगे जिनको आप ऑप्शन से पढ़ के आसानी से कर पाओगे। अगर डायरेक्ट वो सवाल आपसे नहीं हो रहा हो तो एक बार मेरे भाई ऑप्शन से करने का प्रयास करना। ऑप्शन से जब आप करने का प्रयास करेंगे तो वो चीजों को आप जरूर कर पाओगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। अब दोस्तों मान लिया मेरे को x मानना ही नहीं आता, x से मैं कैसे लिखूं मेरे को पता ही नहीं, लेकिन मेरे को यह पता है कि भाई जो भी संख्या होगी उसको जब मैं 15 से गुणा करूंगा तो वो 196 बढ़ जाएगी। चारों में से जो ऑप्शन ऐसा मिलेगा वही मैं उत्तर लगा दूंगा, मेरा आंसर वही हो जाएगा। दोस्तों मैंने मान लिया कि भाई मेरा उत्तर 14 है, वैसे आप कोई भी मान सकते हैं पर मैं शुरुआत 14 से कर रहा हूं। मैंने मान लिया मेरे भाई उत्तर मेरा 14 है, कहता है कि 14 को आप 15 से गुणा करो। तो दोस्तों एक बार गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा। 15 गुणा 4 60, 15 एकम 15 और 6 21, दोस्तों आएगा 210। कहता है कि जब आप 15 से गुणा करेंगे तो ये जो संख्या है वो 196 अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार आप चेक करो, क्या 14 में 196 को जोड़ने से 210 प्राप्त होगा? दोस्तों एक बार आप चेक करो, क्या 14 में 196 को जोड़ने से 210 प्राप्त होगा? तो मेरे भाई आप पाएंगे कि 196 को अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो मेरे भाई 210 आ जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इस सवाल का जो उत्तर है वो 14 ही बन जाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर आप इसको x से लिखने जाते तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक बार ऑप्शन पे नजर डालोगे तो वो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा, छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है ये आप समझ पाओगे भाई। इसका उत्तर भी याद कर लेना दोस्तों, हो सकता है सेम सवाल पेपर में आ जाए। मेरी कही हुई बातें याद रखो मेरे भाई, क्योंकि वो सवाल जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट, पेपर में आए हुए होते हैं, वही बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। इस बात को आप याद रखना। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये सवाल है 53 नंबर, कहता है कि भाई इसका जो वर्गमूल है वो किसके बराबर होगा। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस संख्या का हमने वर्गमूल निकालना है, ठीक है। देखो एक तो वर्गमूल निकालने की भी ट्रिक भी होती है, 1-2 ट्रिक मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन आप एक छोटी सी बात सुनिए। यहां मैंने ये जो सवाल लिया है ये आपको ये बताने के लिए लिया है कि कभी भी दोस्तों अगर दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो दशमलव अंकों को हम आधा कर देते हैं। कभी भी अगर दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो हम दशमलव को अंकों को आधा कर देते हैं। यहां दोस्तों देखिए कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों प्रश्न में 8 अंकों के बाद दशमलव है, तो जो अपना उत्तर मिलेगा ना उसमें दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा। दोस्तों ये बात याद रखना, वर्गमूल के केस में दशमलव अंक आधे हो जाते हैं। प्रश्न में 2 के बाद दशमलव है तो आप 1 के बाद लगाना, 4 के बाद है तो आप 2 के बाद लगाना, 6 के बाद है तो दोस्तों 3 के बाद लगाना, 8 के बाद हो तो 4 के बाद लगाना। जिस ऑप्शन में दशमलव अंक 4 अंकों के बाद होंगे वो अपना उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4, यहां 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को मैं देखूंगा ही नहीं, मेरे को नहीं पता इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं दोस्तों खाली इस बात से उत्तर बता पाऊंगा कि भी इसका वर्गमूल क्या है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों 144 180 192 का HCF ज्ञात कीजिए, मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब मेरी बात को सुनिएगा, देखो HCF कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों पता ही नहीं टीचर HCF निकालने के लिए क्या क्या रामायण बच्चों को बता देते हैं, दोस्तों पता नहीं क्या क्या रामायण बच्चों को बता देते हैं। अब दोस्तों आपके लेवल का तरीका मैं बताऊंगा, मैं इस सवाल में आपको जादू भी दिखा सकता हूं।
आपको देखते ही आपको उन उत्तर की पता चल जाएगा कि ये उसका उत्तर है। लेकिन पहले एक बार जिस पे आप काम कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, वो तरीका देख लीजिए, बाद में मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। सुनिए दोस्तों, जब भी आप संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे भाई याद रखना, जिन भी संख्याओं का आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, उन संख्याओं को दोस्तों आपने किसी भी नंबर से तब तक भाग करना है जब तक वो नंबर एक साथ भाग होते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी मेरे भाई 2 से भाग करने की है तो आप 2 से भाग करिए। दोस्तों 3 से भाग करने की है तो आप 3 से भाग करिए। 4 से भाग करने की है 4 से भाग करिए। किसी बड़े नंबर से भाग करने की है तो बड़े नंबर से भाग करिए। एचसीएफ कभी गलत नहीं होगा। अब दोस्तों मेरा यह मानना है कि अपनी कैपेसिटी है 2 से भाग करने की, तो मैं इसको 2 से भाग लगाता हूं। 2 से 7 बर में 14, 2 दूनी 4, 2 से 9 बर में 18, 0। दोस्तों 2 से 9 बर में 18, 1 बच जाएगा, 2 6 12। दोस्तों फिर मैं इसको 2 से भाग लगा देता हूं। भाई 2 से भाग लगाऊंगा, 2 तिया 6, 2 6 12। दोस्तों 2 से लगाऊंगा तो 45, 2 चौक 8, 2 अठे 16। अब दोस्तों इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब मेरे भाई अगर 2 का भाग करूंगा ना तो 45 2 से भाग नहीं होगा। अब इनमें 3 का भाग कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दोस्तों 45 को भाग करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो दोस्तों ये 3 6 18 आ जाएगा। 3 से भाग किया, सॉरी दोस्तों 3 से 16 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 से भाग किया 12, 3 से किया 15, 3 से किया 16। अब आप मेरे को यह बताइए मेरे भाई कि क्या हम आगे 12 को 16 को और 12 को 16 को और 15 को, क्या तीनों नंबरों को किसी नंबर से एक साथ भाग कर सकते हैं? दोस्तों क्या आप इसको किसी नंबर से एक साथ भाग कर सकते हैं? आप खुद बताइए। 12 और 15 2 से भाग नहीं होंगे, 3 से हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों 3 से 16 नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि तीनों नंबर आगे किसी से भाग हो ही नहीं रहे। तो मेरे भाई जो नंबर यहां आएंगे उनकी गुणा कर देंगे, एचसीएफ आपके पास निकल के आ जाएगा 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। इन संख्याओं को दोस्तों जो एचसीएफ आएगा वो मेरे पास 12 आ जाएगा। दोस्तों एचसीएफ एलसीएम से एक सवाल पक्का पेपर में बनेगा। या तो वो सवाल ऐसा बनेगा कि एचसीएफ एलसीएम निकाल दो, या फिर ऐसा बनेगा दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 7700 है, एक संख्या अगर 275 है तो दूसरी बताइए। मतलब एचसीएफ एलसीएम देके एक देके दूसरी संख्या पूछ लेगा। अभी हमने एचसीएफ निकालना सीखा है, कैसे निकाला है दोस्तों फिर से सुन लीजिए आप मेरे भाई। जब भी हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, संख्याओं को किसी भी नंबर से तब तक भाग करेंगे जब तक एक साथ भाग होते हैं। पहले ये सारे 2 से भाग हुए मैंने कर दिए, फिर 2 से भाग हुए मैंने कर दिए, फिर 3 से भाग हुए मैंने कर दिए। आगे ऐसे नंबर आए जो आगे भाग नहीं हुए, मैंने यही छोड़ दिया। ये जो नंबर थे इनकी दोस्तों गुणा कर दी तो एचसीएफ मैंने निकाल लिया 12। समझ पाए आप? चलिए दोस्तों अब फिर से सुनिए, इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए 144, 180 और 192 दोस्तों इनका हमने एचसीएफ लेना है। दोस्तों देखो ये कई बार अपने पास बेस्ट ट्रिक होती है ये इसको काम करने की, और कई बार काम कर जाती है। कैसे काम करना सुनिए। जिन संख्याओं का आपने एचसीएफ लेना हो ना मेरे भाई, आप एक छोटा सा काम करिए, उन संख्याओं के सबसे कम अंतर को ढूंढिए कि भाई सबसे कम अंतर कहां पे है। दोस्तों 144, 180, 192 सबसे कम अंतर है 180 और 192 के बीच में। आप बताइए दोस्तों कितने का अंतर है? आप बोलेंगे सर 180 और 192 में अंतर है 12 का। तो मेरे भाई अगर ये अंतर इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे तो दोस्तों यही इनका एचसीएफ होता है। एचसीएफ आ जाएगा 12। दोस्तों मैंने क्या कहा कि जिन संख्याओं का सबसे कम अंतर संख्याओं को भाग कर दे वही उनका एचसीएफ होता है। 180 और 192 में 12 का अंतर है, सबको भाग कर रहा है, तो मेरे भाई एचसीएफ 12 ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये तरीका यूज मत करिएगा, क्योंकि मेरे भाई कई बार जब ये अंतर डिवाइड नहीं कर पाएगा ना तब आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तरीका तो काम करेगा ये, लेकिन आपका दिमाग उतना नहीं है कि आप उतना एडवांस सोच पाएंगे। इसलिए आप इससे पहले वाले तरीके पे ही काम करिए, वो आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये औसत का फिर से एक सवाल आ गया भाई। कहता है कि यार
3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। दोस्तों अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, किसी भी संख्या के गुणज का औसत हम कैसे निकालेंगे ये सीखिए आप। किसी भी संख्या के गुणज का औसत कैसे निकालते हैं ये देखिए। दोस्तों लिखा हुआ है कि भाई 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपने किसी संख्या के गुणज का औसत बताना हो तो जितने गुणज दे रखे हो उसमें अपने पास से 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत चाहिए, 9 में 1 जोड़ दिया, 10 2 से भाग कर देंगे। दोस्तों जिस ऑप्शन में 15 है वही अपना उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखना, एक एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, पेपर में सारी काम आएंगी आपके। जब भी आपने किसी संख्या के गुणज का औसत निकालना हो, जितने गुणजों का औसत निकालना है उसमें 1 जोड़िए, जिस संख्या के गुणज की बात की है उसमें गुणा कीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है भाई आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों, अनिल अपनी आय का 40% खर्च कर देता है और 150 रुपए बचाता है। दोस्तों परसेंटेज का ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। मतलब जो 2 चीजें आपको दे देगा, एक बता देगा दूसरी छुपा लेगा, और परसेंट में वो दूसरी के बराबर रखनी होगी, उत्तर निकालना होगा। 2 लगातार ऐसे सवाल लिए हैं आपके लिए। दूसरा जब आप सवाल देखोगे इससे अगला आपको समझ में आ जाएगा मैं किस सवाल की बात कर रहा था। सुनिएगा दोस्तों, जब भी मेरे भाई किसी सवाल में 2 चीजों का कंपैरिजन होगा, 2 चीजों की तुलना होगी, दोस्तों हमेशा टोटल वैल्यू को 100% मान लेना है। यहां आय की बात है, मैंने मान लिया मेरे भाई अनिल जो है वो उसकी जो कमाई है वो 100% है। दोस्तों अनिल 100% के साथ कमाई करता है, कहता है कि भाई आय का 40% खर्चता है। दोस्तों खर्चा बता रखा है, आप देखो आय में से खर्चा करेगा तो वो बचत भी करेगा, तो इसका मतलब 2 चीजें देगा, खर्चा और बचत बता देगा या और कुछ बता देगा। भाई उसकी कमाई हमने 100% मान ली, 100% में से दोस्तों वो खर्चा करता है कितने परसेंट का, 40 का। तो भाई 100% कमाई में से आप खुद बताइए दोस्त कि अगर 100% में से भाई 40 का अगर खर्चा कर देगा तो बचत कितने की करेगा। आप बोलेंगे सर वो बचत करेगा 60% की। भाई बिल्कुल सही बात है, 60% बचा लेगा। दोस्तों अगर वो 100% की कमाई में से 40% का खर्चा कर देगा तो बचत कर लेगा 60% की। बोलो हाँ के ना, कर लेगा। तो दोस्तों अब कहता है कि वो बचाता है 150 रुपए। मेरे भाई जो हमने उसकी बचत 60% बता दी ना, वो रुपए में 150 बता रखी है। तो दोस्तों जो प्रश्न में दिया गया है बचत परसेंट में, उसको बराबर में लिख दीजिए और 1% की वैल्यू निकालिए। 1 की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों बटे में 60 हो जाएगा। अब मेरी बात को फिर से गौर से सुनिए दोस्तों, ऐसे सवाल में 2 चीजें होती हैं, या तो वो टोटल वैल्यू पूछेगा या वो जो दूसरी बची हुई वैल्यू है वो पूछेगा। जैसे बचत दे दी तो खर्चा पूछेगा, लड़कियों की संख्या दे दी तो लड़कों की संख्या पूछेगा, भाई जख्मी सैनिक बता दिए तो स्वस्थ सैनिक पूछेगा, स्वस्थ बता दिए तो जख्मी पूछेगा। ऐसे सवाल इसी तरीके से होंगे मेरे भाई। दोस्तों 150 रुपए बचाता है 60%, 60% 150 है, 1% की वैल्यू बटे 60। दोस्तों टोटल पूछे तो हमेशा 100 से गुणा कर दिया करो। अगर वो टोटल पूछे ना तो किससे गुणा करना है, 100 से। लेकिन उसने कहता है भाई आय पूछिए, दोस्तों टोटल ही पूछा है, 100 से गुणा कर देंगे। खर्चा पूछता तो किससे गुणा करते, 40 से। तो दोस्तों यहां 100 से गुणा कर देंगे, आय निकल के आ जाएगी। भाई 0 से 0 काट देंगे, 6 से काट देंगे। दोस्तों 25 गुणा 6 150, 25 गुणा 10 दोस्तों 250। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई ए ऑप्शन हो जाएगा, 250। उम्मीद है भाई आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई अगला सवाल मैंने ऐसा ही लिया है आपके लिए। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हर साल आर्मी के पेपर में आके खड़ा हो जाता है। हो सकता है 15 जनवरी को भी ये सवाल मिल जाए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, उनके उत्तर भी याद रखने आपने ताकि आप जीके की तरह टिक लगा पाओ। इसका उत्तर है 825। उत्तर भी याद रखना है, तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए भाई। हमने कुछ नहीं करना मेरे भाई, टोटल संख्या को हमने 100% मानना है। दोस्तों मैंने मान लिया कि भाई उनकी जो टोटल विद्यार्थी हैं विद्यालय में वो 100% है।
अब दोस्तों कहता है भाई स्कूल में 55% लड़के हैं। दोस्तों लड़के और लड़की हैं भाई। कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की, वो 55% है। दोस्तों लड़कों की जो संख्या बताई है ना, वो 55% है। दोस्तों टोटल हमने 100% मान लिया। 100% में से दोस्तों 100% लड़के हैं, तो आप बताइए लड़कियां कितनी बचेंगी। आप बोलेंगे सर 100% में से 55% अगर लड़के हैं तो 100 में से 55 निकाल दो, लड़की आ जाएंगी 45%। बिल्कुल सही बात है भाई। कहता कि कुल लड़कियां हैं 675। तो दोस्तों जो आपने 45% लड़कियां निकाल ली ना, उनकी संख्या 675 बता रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, भाग कर देंगे 45 का। अब देखिए टोटल पूछे तो 100 से गुणा, लेकिन अब की बार टोटल नहीं पूछे, लड़के पूछे हैं। दोस्तों लड़के हैं 55%, 55 से गुणा कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। 55 से गुणा करेंगे दोस्तों, उत्तर निकाल लेंगे। 5 से काट देंगे 9 बार, 5 से काट देंगे 11 बार। दोस्तों 9 सत्ते 63, 4 बच जाएगा, 9 पंजे 45। जब आप 75 की और 11 की गुणा करोगे तो मेरे भाई आपके पास उत्तर 825 आ जाएगा। यानी कि अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर 825 निकाल दिया है तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों ये वो सवाल है जिसका आपने उत्तर भी याद रखना है। कुछ मैं जो सवाल आते रहेंगे ना ऐसे, उनको आपको कहता रहूंगा भाई उत्तर याद रखना है। उत्तर याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि सेम सवाल अगर नहीं मिले तो आप मेरे को फोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, मैसेज करके बता देना कि सर आपने कहा था, ये हुआ तो नहीं, ऐसा पक्का होगा मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों जो बच्चे अपने से 2017, 18, 19, 20 में पढ़ के लग चुके हैं, आप कभी उनके संपर्क में आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि मेरे भाई जब ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं तो जो उनकी कॉपी में लिखा दिया जाता है, आर्मी के पेपर में चाहे एसएससी के पेपर में कोई भी एग्जाम हो, कभी उन कॉपी से बाहर सवाल नहीं आता। ये ध्यान रखना दोस्तों। आपके संपर्क में कोई बच्चा आए तो आप उससे पूछ सकते हैं, मेरे से पढ़ के कोई पहले लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे भर्ती हो चुके हैं दोस्तों, कभी कोई कांटेक्ट में मिले तो आप जरूर पूछिएगा कि यार वो मास्टर लाइव क्लास में ऐसे ऐसे फेंक रहा था, क्या वो बात सच्ची थी क्या। दोस्तों सच्चाई मिलेगी आपको। चलिए भाई लिखा हुआ कि भाई 20 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों ऐसा सवाल मैंने कल की क्लास में भी कराया था, सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा सवाल बार बार आता रहता है। मैंने कहा था दोस्तों यहां पे जो मूल्य लिखा हुआ होगा ना, उसको आपने देखना है ऐसे सवाल में। वस्तु का नाम कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य, और मेरे भाई क्रय मूल्य लिखा हुआ है 16। तो दोस्तों हम यहां पे लिख देंगे वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है मेरे भाई 16। यहां पे क्रय मूल्य 16 है, तो दोस्तों इधर लिखा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा 20। इसका मतलब दोस्तों वस्तु को 16 में खरीदा गया और 20 में बेचा गया। 4 का लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 4 से 4 वर्ग में काट देंगे, 100 को 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 25% का लाभ आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो दोस्तों वहां पे जो मूल्य लिखा हुआ है ना, वहां पे उसके साथ में जो संख्या है वो उसी की है। वो क्रय मूल्य है तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, वो विक्रय मूल्य है तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। सवाल को सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, क्रय मूल्य को हमने नीचे लिख दिया। उम्मीद है आ गया हो गया भाई आपका। चलिए दोस्तों अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सवाल वो सवाल है जो बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए इसको करने का दोस्तों मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं, आपने क्या लिखना है क्या छोड़ना है। कहता भाई घोड़ा बेच दिया 2040 में। दोस्तों जो विक्रय मूल्य दे रखा हो ना उसको ऊपर लिख दीजिए, 2040 दे रखा है। 15 की हानि पे बेचा। दोस्तों 100 में से 15 घटा देंगे तो ये 85 बन जाएगा। कहता है कि भाई बताओ कितने में बेचे, 15 का लाभ हो जाए। दोस्तों जितना लाभ कमाना हो ना 100 में जोड़ के गुणा कर देना। ऐसा सवाल फिर से दिखाई दे तो क्या करना सुनो, जितने में बेचा ऊपर लिख दिया, जितने की हानि है नीचे घटा दो, जितना लाभ कमाना है 100 में गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। काटते ही काट देंगे मेरे भाई। देखिए इसको 17 से दोस्तों 5 वर्ग में 85, 17 से 1 वर्ग में 17, 3 बच जाएगा, 17 दूनी 34, 120। दोस्तों 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। दोस्तों 23 की 0 में गुणा 0, 23 दूनी 46, 4 बच जाएगा,
23 से कम 23 और 4 27, तो दोस्तों यहां पे विक्रय मूल्य आ जाएगा 2760 रुपए। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों ने बी निकाल दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर सुन लीजिए दोस्तों, जितने में वस्तु को बेचा गया है वो ऊपर लिखिए, हानि है तो 100 से घटा दीजिए, लाभ है 100 में जोड़ दीजिए, बस सोल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल मिश्र समानुपात का है, सॉरी अनुपात समानुपात टॉपिक में मिक्स्ड प्रपोर्शन का है। दोस्तों समानुपात से ये सवाल है, जब भी ये सवाल बनेगा आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, जब भी आपको सवाल इस फॉर्म में दिखाई दे, दोस्तों ये आपको देता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखाई दे तो याद रखिएगा बार बार की संख्याओं की गुणा बीच बीच की संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। चारों में से कोई एक वैल्यू छुपा लेगा, बाकी की 3 लिख के देगा। आपने यह ध्यान रखना है बार बार की संख्याओं की गुणा बीच बीच की गुणा के बराबर, उत्तर निकालना आसान हो जाएगा। दोस्तों बार बार की संख्याओं की गुणा करनी है, बीच बीच की गुणा करनी है और मेरे भाई बराबर लिखना है। तो x की गुणा कर देंगे 0.4 में, बराबर लिख देंगे दोस्तों 1.4 इंटू 1.4। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों x का मान निकालेंगे तो 1.4 इंटू 1.4 और दोस्तों ये 0.4 इधर आके भाग हो जाएगा। अब आपने दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखो एक के बाद पॉइंट यहां है, एक के बाद पॉइंट यहां है, ऊपर नीचे से एक पॉइंट हटा देंगे, एक बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 7 बार में 14, दोस्तों 7 गुना 7 49 हो जाएगा। देखो ऊपर 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट तो नीचे वाले से कट गया था, लेकिन एक पॉइंट ये वाला बच गया था, तो एक पॉइंट यहां लगा देंगे। 4.9 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये फिर से एक छोटा सा आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों, कल यानी कि शनिवार को शाम 7 बजे से मैथ्स के टॉप 100 क्वेश्चन की मैराथन मैं आपके बीच में लेके आने वाला हूं। वो सवाल देखने के बाद आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बेस्ट ट्रिक के साथ दोस्तों मैं सवाल कराने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और कल 7 बजे दोस्तों लाइव सेशन से जरूर जुड़ना है। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हो भाई 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है, ये दोस्तों चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। रेलगाड़ी की जो चाल है वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे सोल्व करना है ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखा करो प्रश्न में क्या क्या दिया है। दोस्तों जब भी कोई रेलगाड़ी, याद रखिएगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पुल सॉरी खंबे को, पोल को, आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई को दूरी लिख देना। ध्यान से सुनिए, जब भी कोई रेलगाड़ी आदमी को, खंबे को, पोल को पार करेगी, भूल जाओ तो एक छोटी सी बात याद रखना, जब रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के आगे ना के बराबर है। अब दोस्तों बिजली का जो खंबा होता है, रेलगाड़ी कितनी लंबी होती है, खंबे को पार करके जाएगी तो खंबे की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के आगे ना के बराबर ही तो होगी, तो उसको हम काउंट ही नहीं करते, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई को हम दूरी लिख देते हैं। रेलगाड़ी 140 मीटर लंबी है तो दोस्तों दूरी लिख देंगे 140। यहां पे दोस्तों अपने को जो समय है वो दिया है 12 सेकंड का, मेरे भाई समय दिया गया है 12 सेकंड का। दोस्तों जब भी हम चाल निकालेंगे, चाल निकालने का तरीका होता है मेरे भाई दूरी बटा में समय। दोस्तों जब भी आप चाल निकालेंगे, चाल निकाल देंगे दूरी बटा समय से। दूरी है दोस्तों 140 मीटर, समय है 12 सेकंड का, तो दोस्तों ये 140 मीटर है, ये सेकंड है। अब देखो जो चाल निकल के आएगी ना वो मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन ऑप्शन में चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो दो बात रट लीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। यह दो बात रट लेना मेरे भाई, सीधा सवाल भी पेपर में यहां से आता है। तो दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे।
6 से काट देंगे 2 बार, 6 से काट देंगे 3 बार, 5 गुना 2 10 के नाम की जीरो काट देंगे, 14 गुना 3 42 जिस ऑप्शन में है वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कुछ नहीं किया मेरे भाई, दूरी दे रखी थी 140, समय था 12 सेकंड, किलोमीटर पर आवर को बदल दिया मीटर पर सेकंड को बदल दिया किलोमीटर पर आवर में, 18/5 काट दिया, उत्तर मिल गया भाई 42। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह दोस्तों फिर से एक अच्छा सवाल है काम समय का। जब भी ऐसे सवाल को करोगे तो मेरे भाई दिनों की संख्या को हमेशा ऊपर लिखना है, बाद के पुरुष भाग पहले के पुरुष, दोस्तों बाद की महिला भाग में पहले की महिला। दोस्तों इतना सा काम करना है, बाद के पुरुष बटे पहले के पुरुष, भाग में बाद की महिला पहले की महिला या पहले भाग में पहले की महिला या पहले के पुरुष। कल भी कराया था ऐसा सवाल, दिनों को ऊपर लिख देंगे 7, बाद में 4 पुरुष हैं, पहले सवाल में दोस्तों छोटी सी मिस्टेक है भाई, इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं देख लेता हूं। यहां पे शायद 12 पुरुष थे, है ना, एक बार यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों 12 थे, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां 12 लिख दिया मैंने। फिर कहता बाद में 8 महिलाएं हैं और पहले 18 थी। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों 4 से काट देंगे 3 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 9 बार में, एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, 3 से 3 बार में, ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 3 गुना 1 दोस्तों ये 3 रहेगा, प्लस 9 से 9 कट जाएगा 4, तो दोस्तों 7/9 आएगा। 7 में 7/9 का भाग करेंगे, 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, 7 कट जाएगा, तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा दोस्तों 9। तो इसका मतलब यहां पे दोस्तों 9 आ जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी भाई, यहां पे कुछ पुरुषों की संख्या नहीं दे रखी, मेरे को ध्यान है ये 12 पुरुष थे, तो दोस्तों यहां पे आप 12 लिख लेना। 12 पुरुष या 18 स्त्रियां किसी काम को 7 दिन में करते हैं, 4 पुरुष 8 महिला, उसको कितने दिन में। दिनों की संख्या ऊपर, बाद के पुरुष ऊपर, पहले के पुरुष नीचे, बाद की महिला ऊपर, पहले की नीचे, बस इतना काम करना है, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम को करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो कहता है कि भाई आप ये बता दो कि भाई उस काम को विमल कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, इसको करने की बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, लिखना बंद कर दो, आपको आए चाहे नहीं आए, मेरी सुनो दोस्तों, ऐसी बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, सुनिएगा। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोस्तों जो दिनों की संख्या है उसको ऊपर लिख दीजिए, जब भी समता परसेंटेज में ज्यादा या कम हो गुना कर दीजिए 100 से। दोस्तों फिर से सुनिए, दिनों की संख्या को हमेशा ऊपर लिखना है, जब भी समता परसेंट में ज्यादा या कम आए 100 से गुणा करना है। दूसरे की समता अगर परसेंट में ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है 100 में जोड़ के लिखिए, कम है तो 100 से घटा के लिखिए। 50 ज्यादा है, 100 में 50 जोड़ दिया भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 15 से 15 भी कट जाएगा, तो मेरे भाई इस सवाल का जो उत्तर है वो 10 निकल के आ जाएगा, सी ऑप्शन है। दोस्तों इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिनों की संख्या को ऊपर लिख दिया, परसेंटेज में समता ज्यादा या कम हो 100 से गुणा कर दीजिए, ज्यादा है तो 100 में जोड़ना है, कम है तो घटाना है। 50 ज्यादा था, जोड़ दिया, 0 0 कट गई, 15 कट गया, उत्तर 10। इससे आसान कुछ नहीं है मेरे भाई। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों गुना वाला सवाल फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का ब्याज का। जब भी गुना वाला सवाल दिखे, जितने गुना राशि हो एक कम करिए, दर है तो दर का भाग कीजिए, 100 से गुणा करके समय आ जाएगा, समय है समय का भाग करिए, दर आ जाएगी। जितने गुना राशि दी गई है 100 से गुणा कर दीजिए, दर है तो नीचे दर लिख दो, समय आ जाएगा, समय है तो समय लिख दो, दर आ जाएगी। इतना सा काम मेरे भाई आपने करना है। कितने गुना बताया है, 3 गुना, 3 को 1 कम कर देंगे 2, गुना कर देंगे 100 से। दोस्तों दर कितनी है 10, 0 से 0 कैंसल, उत्तर आया भाई 20 उत्तर आ जाएगा। बताओ दोस्तों मैथ में डरने की कौन सी बात है, ऐसे तरीके आपको देखने को मिलेंगे तो डरने की जरूरत है ही नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5200 रुपए की राशि पर 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों ब्याज का सिंपल सा सवाल आपसे पूछेगा तो ये पूछ लेगा, ब्याज निकालने का सिंपल सा तरीका होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये आपने लिखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूले से पूरा टॉपिक हो जाता है। 5200 रुपए मूलधन की राशि है,
दोस्तों 6% दर है, 2 साल का समय है, बटे 100 कर देंगे, 0 कट जाएगी। तो मेरे भाई 52 की और 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24। दोस्तों 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 62, 624 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। दोस्तों कल जो है आपकी मैराथन क्लास है शाम 7 बजे से, आप उस क्लास को जरूर देखना मेरे भाई, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कल आपकी मैराथन क्लास है, 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक शाम 7 बजे चैनल पे लाइव जुड़ जाइएगा मेरे भाई। मैं आपको तैयार खड़ा मिलूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के साथ, आपको कल की क्लास में मजा आ जाएगा और दोस्तों मैथ्स का डर आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस बात को समझ पाए होंगे, आज जो क्लास ली है उससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, लाइक शेयर करते रहिए भाई, आपका जो प्यार है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये मोटिवेशन है मेरे लिए। तो दोस्तों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कल 7 बजे लाइव सेशन से भाई जरूर जुड़ना। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।